कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर हम यहाँ पे पढ़ेंगे सिंगुलरिटी। तो इसके अंदर हम सिंगुलर पॉइंट को समझेंगे और इसके जितने भी टाइप है उसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। साथ में हम रेगुलर सिंगुलर पॉइंट को भी यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट को। तो रेगुलर सिंगुलर जो पॉइंट है उसको हम ऑर्डिनरी पॉइंट भी कहते हैं। तो ये इसके अंदर क्या होता है कि z इक्वल टू ए, हमारे पास कोई भी एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर जो फंक्शन ऑफ z है, कॉम्प्लेक्स का ये फंक्शन है, ये क्या होना चाहिए, विश्लेषित होना चाहिए। विश्लेषित होने का मतलब है कि ये अवकलनीय होना चाहिए। तो z इक्वल टू ए पर ये जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ z, ये क्या होना चाहिए, विश्लेषित होना चाहिए, यानी कि अवकलनीय होना चाहिए। यदि ये अवकलनीय है तो हम इसको रेगुलर पॉइंट या फिर ऑर्डिनरी पॉइंट कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट को। तो सिंगुलर पॉइंट के अंदर क्या होता है कि ये जो यहाँ पे कंडीशन है विश्लेषित की, ये यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो विश्लेषित नहीं होगा, यानी कि z इक्वल टू ए, जो z इक्वल टू ए है, ये जो फंक्शन ऑफ z है, इस पे यहाँ पे क्या होगा, विश्लेषित नहीं होगा। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। साथ में हमारे पास क्या कंडीशन है कि ये जो पॉइंट है इसको सिंगुलर पॉइंट तो कहेंगे, लेकिन जो इसका जो ए है यहाँ पर, ए पर हम चेक कर रहे हैं कि सिंगुलर पॉइंट है या नहीं है। तो ए का जो प्रत्येक नेबरहुड है, उस नेबरहुड के अंदर कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जिस पे ये जो फंक्शन है वो विश्लेषित होगा। अभी हम समझेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक एग्जांपल से हम समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन ले लिया, फंक्शन ऑफ z, ये है 1/z। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि z इक्वल टू 0, ये जो z इक्वल टू 0 ये सिंगुलर पॉइंट है। अब हम इसका नेबरहुड समझना चाहिए। तो यहाँ पे एक 0 है, ये z इक्वल टू 0 है। अब इसका नेबरहुड करेंगे तो हम यहाँ पे एक गोला बना लेते हैं, ये इसका नेबरहुड हो गया। तो यहाँ पे तो फंक्शन विश्लेषित नहीं है, जो मैंने बिंदु बना रखी है, लेकिन इस बिंदु के जो साइड में यहाँ पे तो फंक्शन विश्लेषित होगा। तो ये इसके नेबरहुड के अंदर क्या हो रहा है, विश्लेषित हो रहा है। तो नेबरहुड के कई पॉइंट ऐसे जहाँ पर ये क्या हो रहा है, विश्लेषित हो रहा है, लेकिन z इक्वल टू 0 पे ये विश्लेषित नहीं हो रहा। इस तरह से हम समझ सकते हैं यहाँ पे फंक्शन ऑफ z, जो ये दूसरा फंक्शन है, इसके अंदर 1/z-2 z-1। तो यहाँ पे दो पॉइंट है जहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, इसको 0 के बराबर लगा रहे हैं, ये नीचे वाला जो भी फंक्शन है इसको। तो इसको 0 के बराबर लगाने से हमें 2 पॉइंट मिल रहा है, z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 2। तो ये जो क्या है कि दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये फंक्शन अपरिभाषित रहेगा। अपरिभाषित रहेगा तो हम डायरेक्ट समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका अवकलन पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, विश्लेषित नहीं रहेगा। ये जो फंक्शन है इन दोनों पॉइंट पे ये विश्लेषित नहीं है, और विश्लेषित नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, ये सिंगुलर पॉइंट है। अब यहाँ पे भी आप नेबरहुड करना चाहो तो यहाँ पे z इक्वल टू 1 ले लिया, मान लिया ये छोटा सा पॉइंट है, z इक्वल टू 1 है, और इसका नेबरहुड हमने बना लिया, एक स्मॉल रेडियस का हमने सर्किल बना लिया। तो इसके अंदर तो ये क्या होगा, फंक्शन विश्लेषित होगा। अब आप सोच रहे हो कि z इक्वल टू 2 इसके अंदर आ गया, तो नहीं, z इक्वल टू 2 को हमने इसके बाहर रख लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर z इक्वल टू 2 है, तो इसके जो अंदर जो ये जो नेबरहुड बच रहा है, इसके अंदर तो फंक्शन विश्लेषित है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। अब सिंगुलर पॉइंट भी क्या होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं। मतलब कि सिंगुलर पॉइंट के अंदर हम आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट समझेंगे। देखो ये कोई भी पॉइंट होगा, या तो सिंगुलर पॉइंट होगा, या तो वो रेगुलर पॉइंट होगा, या होगा वो सिंगुलर पॉइंट। रेगुलर पॉइंट होगा तो विश्लेषित होगा, अगर विश्लेषित नहीं है तो वो होगा सिंगुलर पॉइंट। अब सिंगुलर पॉइंट के अंदर भी हम अलग अलग पार्ट हम यहाँ पे समझेंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ पे आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट को समझेंगे। तो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट के अंदर क्या होगा कि कोई भी फंक्शन z इक्वल टू ए, ये क्या होगा, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होगा। ये कब आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होगा, जब इसका जो नेबरहुड होगा वो नेबरहुड के अंदर फंक्शन क्या हो, विश्लेषित हो। यानी कि हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे हमने z इक्वल टू ए ले लिया, क्योंकि हम यहाँ पे z इक्वल टू ए पर हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि ये देखो सिंगुलर पॉइंट होगा। सबसे पहले तो सिंगुलर पॉइंट है, तो सिंगुलर पॉइंट के अंदर हम क्या समझना चाह रहे हैं, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, सिंगुलर पॉइंट होना चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पे z इक्वल टू ए हमारे पास क्या है, एक सिंगुलर पॉइंट है। अब हम देखना चाहेंगे कि ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो पॉइंट है z इक्वल टू ए, इसका एक नेबरहुड लेंगे। तो हमने यहाँ पे इसका एक नेबरहुड ले लिया। यहाँ पे ये जो वाइट सर्किल दिख रहा है, इसके अंदर क्या है कि ये पूरा केवल ए लिखा हुआ है। यहाँ ए तो बहुत छोटा सा एक पॉइंट है, लेकिन इसको दिखाने के लिए मैंने इतना बड़ा बना दिया। तो ये यहाँ पे पूरा एक पॉइंट है, ये ए है।
अब इसका नेबरहुड मैंने यहाँ पे बना दिया, तो नेबरहुड या जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है ये इसका नेबरहुड है। तो यहाँ पे एक वलय शेप बन गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वलय शेप है इसके अंदर यहाँ पे ये जो ए है, एक का पार्ट तो हटाना है, तो इसके अंदर हमने क्या लिख दिया, डिलीटेड लिख दिया, यानी कि डिलीटेड नेबरहुड है। तो डिलीटेड नेबरहुड के अलावा ये क्या हो जाएगा, विश्लेषित हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो यदि इस ए वाला ये जो सर्किल है, वाइट सर्किल, ये पूरा एक का है, तो इस एक को हमने यहाँ से हटा दिया, इसको हमने यहाँ से हटा दिया, तो हटाने के बाद ये क्या बचेगा, ग्रीन शेप बचेगा। यहाँ पे ये ग्रीन वाला जो पार्ट है ये बच रहा है। इस पार्ट में क्या हो रहा है, विश्लेषित हो रहा है ये फंक्शन। तो यहाँ पे ये विश्लेषित हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। तो कोई भी पॉइंट अभी हम समझेंगे, इसको और भी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो हमें यहाँ पे नेबरहुड को चेक करना पड़ेगा। नेबरहुड के अंदर विश्लेषित है तो हम क्या बोलेंगे, इसको आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। नेबरहुड भी कौन सा, डिलीटेड नेबरहुड हमने यहाँ पे चेक करना है। अब यहाँ पर हम कुछ पॉइंट से समझने की कोशिश करेंगे इसको कुछ एग्जाम्पल की मदद से। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, फंक्शन ऑफ जेड है वो हमने इस तरह से लिया है 1/sin 1/z, ये हमने इस तरह से फंक्शन ले लिया। अब सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये सिंगुलर पॉइंट होने के लिए क्या ज़रूरी है। यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट होने के लिए यहाँ पर देखो ये नीचे वाला पार्ट क्या है, जीरो होना चाहिए, यानी कि हम यहाँ पे sin 1/z को हम जीरो के बराबर लिखेंगे। तो ये जीरो कब होगा, जब z 1/z, यहाँ पे देखो ये sin 1/z ये जीरो होना चाहिए। ये जीरो कब होगा, जब 1/z क्या हो जाएगा, n पाई हो जाएगा। तो यहाँ से z का मान क्या मिलेगा, हमें z का मान मिलेगा 1/n पाई। तो हमें यहाँ पे आप देख सकते हो z का मान 1/n पाई होगा, और n यहाँ पे क्या है, एक पूर्णांक वैल्यू है। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। इसके लिए ये क्या हो जाएगा, केवल सिंगुलर पॉइंट। अब ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट कब होगा, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर जितने भी पॉइंट आएंगे वो सब आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होंगे, किंतु z = 0 है वो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा। ये कैसे समझ में आ रहा है, ये कैसे पता चला है कि z = 0 आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखते हो आप, यानी कि यहाँ पर अगर आपने 2 लिख दिया, मान लो कि यहाँ पे देखो z का मान क्या है, एक पूर्णांक वैल्यू, यहाँ पे आप 2 लिखते हो, यानी कि 1 2 3 लिखते हैं हम यहाँ पे। तो z = हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम 1 रखेंगे तो 1/π आएगा, जब हम 2 रखेंगे तो 1/2π आएगा, और जब हम इसके अंदर 3 रखेंगे तो 1/3π आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 3 हमने यहाँ पे रख दिया, n का मान हमने 1 2 3 रख दिया, तो हमारे पास यहाँ पे z के 3 मान आ गए। ये तीनों पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। लेकिन ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है, ये कैसे पता चलेगा, इन दोनों के अंदर आप देखो, यदि हम इस पॉइंट को चेक करें तो ये जो 2 पॉइंट है और ये जो 2 पॉइंट है, दोनों के मध्य कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगी, और वो डिस्टेंस होगी तो उसके अंदर हम क्या बना देंगे, एक ये नेबरहुड बना देंगे। यानी कि मान लो कि देखो इनके अंदर देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है यहाँ पर, तो सबसे छोटी संख्या ये है, यानी कि यदि हमें चिन्ह लगाना चाहूँ तो ये तो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और सबसे छोटी हो जाएगी ये वाली संख्या। तो हम इसको इस तरह से करें, तो अब इसका जो सर्किल बनाएंगे तो वो सर्किल किस तरह से बनेगा, तो जो सबसे बड़ी है उसका सर्किल सबसे बड़ा बनेगा, जो सेंटर जो बीच वाली है उसका, ये मैं सर्किल बनाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे, तो ये तीनों सर्किल बन गए। यहाँ पर ये सर्किल ही है, आप समझ लेना ये सर्किल है। तो यहाँ पे हमने 3 सर्किल बना दिए। अगर अब हम नेबरहुड बनाएं तो यहाँ पे देखो इन दोनों के मध्य, इन दोनों को हम देखें शुरू के दोनों, तो इन दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, ये वाली और ये वाला सर्किल है ना। तो ये जो दोनों सर्किल है इनके मध्य ये जो बचा हुआ है ये एरिया, तो इस एरिया के अंदर ये विश्लेषित हो जाएगा। तो विश्लेषित हो जाएगा तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि ये जो डिलीटेड नेबरहुड है, ये अंदर वाला पार्ट हम डिलीट कर देंगे। तो डिलीटेड नेबरहुड के अंदर ये क्या हो जाएगा, विश्लेषित हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम ये दोनों को देखें, इन दोनों को देखें, ये जो है इन दोनों को देखें, तो इन दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, ये अंदर वाला है, तो अंदर वाले के अंदर हम बाहर वाले को हटा देंगे, और ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको हटा देंगे, ये इसको डिलीट कर देंगे। तो ये जो वाला शेप बचेगा इसके अंदर ये विश्लेषित हो जाएगा। तो इसमें विश्लेषित हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। लेकिन z = 0 हम यहाँ पे लेंगे, तो z = 0 के अंदर हमारे पास क्या होगा कि z = 0 हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो z = 0 पुट करने पर ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट पे चला जाएगा। अब इनफाइनाइट पे चला जाएगा तो इनफाइनाइट के पास में तो बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, छोटे छोटे पॉइंट, यानी कि अब हमें इसका भी एक डायग्राम बना के समझाऊंगा।
अब यहाँ पे हम z इक्वल टू 0 को समझने की कोशिश करेंगे। तो z इक्वल टू 0 क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि जब n का मान अधिक कर देंगे हम तो यहाँ पे n का मान बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि n का मान अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं, z इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो z इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, n का मान इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका मान 0 हो जाएगा और इस टाइम हमारे पास n का मान क्या है, इनफाइनाइट है। तो जब n का मान इनफाइनाइट है तो n का मान इनफाइनाइट होने के टाइम पे क्या हो जाएगा, इसका जब हम नेबरहुड लेंगे, यानी कि नेबरहुड हम इस तरह से लेंगे, यहाँ पे n है हमारे पास, यानी कि यहाँ पे z के और भी मान हम यहाँ पे ज्ञात करना चाहिए। तो n इक्वल टू इनफाइनाइट पे हमारे पास z इक्वल टू 0 आ गया। n का मान हम इनफाइनाइट प्लस 1 कर दें तो भी यही पॉइंट रहेगा, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर हम n का मान इस तरह से कर दें, इनफाइनाइट माइनस 1 कर दें तो भी हमारे पास z का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि इनफाइनाइट के आसपास हम कितने भी पॉइंट ले लें, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो इनफाइनाइट हमने लिया है उसके कुछ प्लस किया हमने, कुछ माइनस किया, यानी कि इसके आगे पीछे कितना भी जाए हमें हमेशा क्या मिल रहा है, सेम पॉइंट मिल रहा है। यानी कि हमें बार बार एक ही पॉइंट मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हो गए। तो बहुत सारे पॉइंट हो गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके पास आसपास और भी पॉइंट आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये विश्लेषित हो जाएगा। उस जो इसका वो नेबरहुड लेंगे, नेबरहुड के अंदर भी क्या हो जाएगा, ये विश्लेषित पॉइंट आ जाएंगे, मतलब कि वे जो इसका नेबरहुड लेंगे उसके अंदर भी सिंगुलर पॉइंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट नहीं रहेगा। यहाँ पे z इक्वल टू 0 इसका आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट नहीं रहेगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक डायरेक्ट कंसेप्ट है इसको समझने के लिए कि हमारे पास जितने भी कोई भी फंक्शन होगा उसके अंदर नियमित सिंगुलर पॉइंट आ जाए, यानी कि सिंगुलर पॉइंट की संख्या हमारे पास फिक्स आ जाए। जैसे कि यहाँ पर ये फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ z, इसके अंदर यहाँ पे कितने सिंगुलर पॉइंट आ रहे हैं, यहाँ पे तो z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 2, हमारे यहाँ पे 2 ही सिंगुलर पॉइंट आ रहे हैं, यानी कि ये फाइनाइट नंबर आ रहे हैं हमारे पास। तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। अगर हम यहाँ पे इस फंक्शन को चेक करें तो यहाँ पे z का मान हमारे पास क्या आ रहा है, 0। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ रहा है, केवल एक सिंगुलर पॉइंट आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट आएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा था, इस फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या हो रहा था, इस फंक्शन के अंदर हमारे पास जो सिंगुलर पॉइंट आ रहे थे वो इस तरह से आ रहे हैं, और इसके अंदर n का मान हम कुछ भी रख सकते हैं। n यहाँ पे पूर्णांक है तो n यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर है। तो इनफाइनाइट है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसके अंदर कुछ पॉइंट ऐसे भी होंगे जो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट नहीं होंगे। तो वो कौन से पॉइंट थे हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे इनफाइनाइट पे चला जाएगा, यानी कि z इनफाइनाइट पे जाएगा। तो z इनफाइनाइट पे जाएगा तो यहाँ पे n का मान अधिक होगा, यानी कि n इनफाइनाइट होगा। तो n का मान इनफाइनाइट होगा तो z का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा इसको n को बढ़ाएंगे उतना ही यहाँ पे z का मान कम होता जा रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे जब n इनफाइनाइट हो जाएगा और z का मान क्या हो जाएगा, 0, तो वो जो पॉइंट आएगा वो क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट नहीं रहेगा। तो ये होता है आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। अब आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो उन तीनों पार्ट को हम एक एक करके यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि लॉरेंट जो सीरीज है, लॉरेंट सीरीज क्या होती है, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सर्किल होता है। एक सर्किल अंदर होता है, एक सर्किल बाहर होता है। तो यहाँ पे एक सर्किल ले लिया C1 हम कह सकते हैं, एक सर्कल यहाँ पे अंदर ले लिया जिसको हम C2 कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सर्किल है। तो इसके लिए हमारे पास ये जो अंदर वाला ये जो ग्रीन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस ग्रीन पार्ट के अंदर फंक्शन क्या है, विश्लेषित है। तो जब इस पार्ट में फंक्शन विश्लेषित है तो ए पर तो फंक्शन क्या हो जाएगा, विश्लेषित नहीं है, क्योंकि ए तो ग्रीन पार्ट में नहीं आ रहा, तो ए पर फंक्शन विश्लेषित नहीं है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यदि हम यहाँ पे z का मान a पुट करता हूँ, यहाँ पर z का मान a पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 की पावर माइनस में है तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि z बराबर 0 यहाँ पे क्या है, एक सिंगुलर पॉइंट है। तो सिंगुलर पॉइंट हमें कहाँ से पता चलेगा, केवल इस पार्ट से। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल पार्ट बोलते हैं। और ये जनरल पार्ट है, जनरल पार्ट के अंदर तो कुछ भी रखो, ये तो अपरिभाषित नहीं होगा, क्योंकि n यहाँ पे क्या है, पूर्णांक है। n यहाँ पे क्या है, एक प्राकृत संख्या है, यानी कि n का मान यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। यहाँ पर n का मान हम यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी ले लें, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी कि जनरल पार्ट है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किससे, प्रिंसिपल पार्ट से। तो प्रिंसिपल पार्ट से हमें पता चलेगा सिंगुलर पॉइंट किस टाइप का है।
जो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है वो 3 पार्ट का होता है, 3 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, तो उसी से हम समझेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ जेड। फंक्शन ऑफ जेड को हमने यहाँ पे, ये जो फंक्शन ऑफ जेड है इसी को हमने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे जनरल पार्ट को तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, लेकिन ये जो प्रिंसिपल पार्ट है, प्रिंसिपल पार्ट को मैंने प्रसारित कर दिया। यहाँ पे n का मान 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, इस तरह से हमने m तक रख दिया, फिर डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये यहाँ पे जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ये कहाँ पे जा रहा है, इनफाइनाइट, n = 1 से लेकर इनफाइनाइट तक ये यहाँ पे जा रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम अलग अलग पॉइंट यहाँ पे समझने की अलग अलग टाइप को हम यहाँ पे समझेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट को हम यहाँ पे समझेंगे। रिमूवेबल का मतलब क्या है कि हम उसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम कैसे समझेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इसके 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट को हम एक एक करके समझते हैं। तो z = a, ये जो पॉइंट है z = a, ये रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। ये कब कहलाएगा, यदि ये फंक्शन ऑफ z है। फंक्शन ऑफ z कौन सा, ये रहा। ये जो फंक्शन ऑफ z है इसके अंदर जो प्रिंसिपल पार्ट है, प्रिंसिपल पार्ट का मतलब क्या है, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। ये जो b1 से लेकर ये आगे तक जो आ रहा है यहाँ पे, जिसके अंदर आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे z आ रहा है, इसके अंदर प्रिंसिपल पार्ट के अंदर क्या होता है, z नीचे आता है। तो यहाँ पे z नीचे आ रहा है, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो ये जो पार्ट है ये विद्यमान ना हो। विद्यमान ना होने का मतलब है ये सभी जीरो हो जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आगे तक सब कुछ जीरो हो जाए। जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सेकेंड पॉइंट के अंदर हमने ये बात लिखी है कि b1 = b2 डॉट 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 सभी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाए। ये सब जीरो जाएंगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। अब हम क्या हमेशा इस तरह से चेक करेंगे, तो नहीं, हम यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक है, इसकी मदद से हम चेक करेंगे पॉइंट को। तो जो भी हमारे पास सिंगुलर पॉइंट होगा उसके ऊपर हम क्या करेंगे, फंक्शन की लिमिट चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि लिमिट विद्यमान है या नहीं है। विद्यमान होने का मतलब क्या है कि हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को हम यहाँ पे चेक करेंगे और उससे हमें पता चलेगा ये कि लिमिट विद्यमान है या नहीं है। और विद्यमान है तो वो क्या होना चाहिए, परिमित होना चाहिए। लिमिट यहाँ पे क्या होना चाहिए, फाइनाइट है। अगर ऐसी कंडीशन है उस पॉइंट के लिए तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। अब यहाँ पर हमारे पास कोई क्वेश्चन होगा, जैसे कि यहाँ पर ये जो लास्ट का पॉइंट है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। इसको समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे देखो एक फंक्शन है। अब ये जो फंक्शन है इसके अंदर sin z/z है। अब sin z/z ये इस तरह से फंक्शन है। अब यहाँ पर हम ये जो लॉरेंट सीरीज है इससे हम इसका प्रसार करें तो यहाँ पे हमें a1 an और bn हमें यहाँ पे होना चाहिए। तो a1 bn का मान हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो डायरेक्ट साइन जेड का ये प्रसार हमें आना चाहिए। तो साइन जेड का जो प्रसार है, जो इसकी श्रेणी है, उसको हमने डायरेक्ट यहाँ पे प्रसारित कर दिया। देखो यहाँ पे फंक्शन ऑफ जेड का मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि इसकी सीरीज हमें यहाँ पे लिखना है। तो हमने यहाँ पे फंक्शन ऑफ जेड जो ये पहला एग्जाम्पल है उसके अंदर हमने क्या लिखा है, इसकी सीरीज ही तो हमें लिखना है। तो इसकी सीरीज को हमने यहाँ पे इस तरह से खोल दिया, यानी कि साइन जेड है, इसकी ये जो सीरीज है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसकी जो श्रेणी है इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे 1/z यहाँ पे गुणा में साथ में, तो इसको अंदर गुणा करेंगे हम। जब अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा पहले पार्ट में, तो फिर यहाँ पे जेड की पावर 1 कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें ये जो फंक्शन ऑफ जेड है, ये पहला ही जो एग्जाम्पल है, ये चेंज हो के कैसे हो गया, इस तरफ बदल गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर जो जेड की माइनस की घात है, यानी कि जेड कहीं पे भी नीचे नहीं आ रहा, जेड जहाँ पे भी आ रहा है ऊपर आ रहा है, यानी कि जेड की पावर कभी भी माइनस में नहीं आ रही, यानी कि जेड की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। तो जेड की घात ऋणात्मक नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका जो प्रिंसिपल पार्ट है वो डिलीट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंसिपल पार्ट विद्यमान नहीं होना चाहिए। विद्यमान नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या है, विद्यमान प्रिंसिपल पार्ट क्या है, प्रिंसिपल पार्ट वो है, प्रिंसिपल पार्ट जिसके अंदर घात क्या हो, माइनस में आ रही हो। अगर घात माइनस में नहीं आ रही इसका मतलब क्या है, इसमें प्रिंसिपल पार्ट है ही नहीं। प्रिंसिपल पार्ट नहीं है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप इसको एग्जाम्पल नंबर 1 से हमने इसकी श्रेणी है इसको हमने यहाँ पे समझ लिया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसको भी हम यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है, यहाँ पे z-1 है। तो z-1 के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, z का मान यदि हम 1 पुट कर दें, यदि सबसे पहले तो हम इसको 0 के बराबर लगाएंगे तो हमें यहाँ पे z का मान क्या मिलेगा, 1। तो 1 इसका क्या हो जाएगा, सिंगुलर पॉइंट है।
अब सिंगुलर पॉइंट है तो यहाँ पे देखो इनकी संख्या कितनी है, फाइनाइट है, इनकी संख्या कितनी है, फाइनाइट है, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। अब आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट के अंदर कौन सा पॉइंट है ये चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि रिमूवेबल चेक करेंगे सबसे पहले। तो क्या ये रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो घात है इसको चेक करेंगे, यानी कि नीचे वाली घात है वो हट जानी चाहिए। अगर ये हट जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। तो z की पावर 2 - 1 इसको हमने इस तरह से लिख दिया, z + 1 z - 1, तो यहाँ पे z - 1 से z - 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, z + 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हो z की कोई भी घात नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। अब हम इसको यदि लिमिट की मदद से चेक करना चाहिए तो लिमिट की मदद से कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे z = 1 पर हमें लिमिट चाहिए, तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे इसको, z = 1 पे हमें क्या चाहिए, लिमिट चाहिए, और यहाँ पे हम इस फंक्शन को ऐसे कैसे लिख देंगे, z की पावर 2 - 1 अपॉन z - 1 इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पे फिर हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, z की लिमिट हम 1 पे चेक कर रहे हैं और इसको फिर से हम इस तरह से चेक करेंगे, इस तरह से करेंगे z - 1 और z + 1 डिवाइड बाय z - 1। अब यहाँ पर हम z - 1 से z - 1 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से बचेगा, ये z का मान यहाँ पे लिमिट हमारे पास 1 पे जा रही है और यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, z + 1, यहाँ पे माइनस वाला तो कैंसिल हो गया तो यहाँ पे z + 1 हमारे पास यहाँ पे बच गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, z यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z के अंदर हम क्या करेंगे, इसको चेंज करके लिखेंगे, यानी कि हमें कोई भी एक पाथ लेना पड़ेगा। यदि हम y = 0 लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल रियल पार्ट बचेगा। रियल पार्ट को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे लिमिट x ∈ 0, सॉरी x ∈ 1 आएगा यहाँ पे, क्योंकि z का मान क्या होता है, x + i/y। हमने y को यहाँ पे 0 ले लिया, y को 0 ले लिया तो हम ये डबल लिमिट का जो कंसेप्ट होता है, तो हम आपको लिमिट निकालना तो आती होगी, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक पथ चुनते हैं। तो यहाँ पे हमने ये पाथ ले लिया y = 0, तो y = 0 ले लिया तो यहाँ पे z का मान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो यहाँ पे x आ गया और यहाँ पे फंक्शन ऑफ z आ रहा है, इसके अंदर भी क्या आ जाएगा, x + 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब हमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए, तो राइट हैंड लिमिट के अंदर क्या हो जाएगा, 1+ होगा, तो 1+ के अंदर भी इस तरह से आ जाएगा, लिमिट h क्या हो जाएगा, 1+ हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + h, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 आएगा यहाँ पे, +h + 1, तो भी इसकी लिमिट क्या आ रही है, 2। ये तो क्या हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट, ये क्या हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। और लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर हम यहाँ पे कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट को मैं यहाँ पे समझाता हूँ। लेफ्ट हैंड के अंदर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, यानी कि h 0 की तरफ जाएगा नेगेटिव के अंदर, और यहाँ पे x का मान कितना चल रहा था, 1, तो यहाँ पे x का मान 1, फिर माइनस का h प्लस का 1, तो इसका भी मान क्या आ रहा है, 2। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ रही है, सेम आ रही है, 2 आ रही है, तो दोनों बराबर आ चुकी और ये फाइनाइट भी है। 2 क्या है, एक फाइनाइट नंबर है, तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं ये परिमित आ रहा है। तो इस कंडीशन से भी हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। अब हम दूसरा टाइप समझते हैं इसका, पोल के अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जैसे हमने अभी रिमूवेबल समझा था, उसके अंदर हमने क्या समझा था कि ये जो सारा पार्ट है, प्रिंसिपल वाला पार्ट, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन पोल के अंदर क्या होना चाहिए कि ये जो पार्ट है इसके कुछ पद विद्यमान होना चाहिए, इसके कुछ पद विद्यमान होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जेड, ये हमने क्या लिखा है यहाँ पे, प्रिंसिपल पार्ट के अंदर परिमित पद विद्यमान होना चाहिए। परिमित पद का मतलब कि कुछ न कुछ पद यहाँ पे बचना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट को हम यहाँ पे समझते हैं कि बी एम का मान 0 ना हो और इसके आगे के सभी पॉइंट का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि bm+1 bm+2 ... ये सभी 0 हो जाए। यानी कि हमने यहाँ तक का ले लिया, यानी कि यहाँ तक के पद तो विद्यमान है और इसके आगे के पद क्या है, विद्यमान नहीं है। अब यहाँ पे m तो एक नंबर है,
m का मान हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। m का मान यदि हम 1 लेंगे तो ये पहला पद आ जाएगा और बाकी के सभी पद 0 हो जाएंगे। m का मान यदि हम 2 लेंगे तो ये सेकंड प्रथम और दूसरा पद आ जाएगा, बाकी सभी 0 हो जाएंगे। अभी एग्जाम्पल से समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और फिर यहाँ पे तीसरा पॉइंट यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। m इक्वल टू 1 हो तो इसको क्या बोलते हैं, सिंपल पोल बोलते हैं। m इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि ये पद विद्यमान होगा, बाकी ये सभी पद ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि b1 विद्यमान हो, यानी कि केवल एक ही पद यहाँ पे हो, केवल एक ही हो तो इसको क्या बोलते हैं, सिंपल पोल बोलते हैं। अभी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा ये भी अच्छे से। फिर यहाँ पे हम इसको भी लिमिट की मदद से चेक कर सकते हैं। लिमिट की मदद से कैसे चेक करेंगे कि लिमिट क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। देखो रिमूवेबल के अंदर भी विद्यमान था और पोल के अंदर भी विद्यमान है, लेकिन रिमूवेबल के अंदर क्या था, फाइनाइट था, परिमित था, लेकिन इसके अंदर क्या आएगा, अपरिमित आएगा। लिमिट विद्यमान भी होगी और अपरिमित भी होगी। अब इसको समझते हैं हम यहाँ पे। तो समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल है फंक्शन ऑफ जेड साइन जेड अपॉन जेड की पावर 2। इससे हम समझते हैं कि ये कौन क्या है ये। अब यहाँ पे देखो ये जो है फंक्शन ऑफ जेड, इसका हमें क्या लिखना है, सीरीज लिखना है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ जेड की सीरीज लिखते हैं। तो साइन जेड का मान तो यहाँ पे सीरीज के रूप में हमने लिख दिया, और 1 अपॉन जेड की पावर 2 इसको हमने यहाँ पे आगे यहाँ पे गुणा में लिख रखा है। अब 1 अपॉन जेड की पावर 2 से यदि हम इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन जेड, और यहाँ पे माइनस जेड अपॉन 3 फैक्टोरियल, इसी तरह से आगे तक जाएगा। तो यहाँ पे इसके आगे जितने भी पद आ रहे हैं उन सभी पदों के अंदर जेड की पावर क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। लेकिन ये एक पद ऐसा है जिसके अंदर जेड की पावर क्या आ रही है, नेगेटिव। तो यहाँ पे केवल एक ही पद है, एक ही पद ऐसा है जिसके अंदर जेड की पावर नेगेटिव आ रही है। तो ये क्या है, यहाँ पर पोल है। यानी कि यहाँ पे एक कम से कम एक पद विद्यमान है। प्रिंसिपल पार्ट के अंदर क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल पार्ट वो होता है जिसके अंदर जेड की पावर क्या है, नेगेटिव। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंसिपल पार्ट क्या है, जिसके अंदर जेड की पावर क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर जेड की पावर क्या है, नेगेटिव है। तो ये एक पद है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, एम का मान क्या है, यहाँ पे 1 है। केवल एक ही पद है हमारे पास यहाँ पे ऐसा जिसके अंदर जेड की पावर क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, हम पोल बोलेंगे। पोल भी कौन सा पोल है, ये सिंपल पोल। सिंपल पोल क्यों है, यहाँ पे एक ही पद है, जेड एम इक्वल टू 1, एम इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, 1, केवल एक पद। तो यहाँ पे केवल ये एक ही पद है, इसलिए ये क्या है, सिंपल पोल है यहाँ पे। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये कौन सा पोल है। यहाँ पे हम लिमिट से भी चेक कर सकते हैं इसको, आप चाहिए तो इसकी लिमिट लेकर भी चेक कर सकते हो। लिमिट विद्यमान भी होगी और क्या हो जाएगी, अपरिमित होगी, इनफाइनाइट होगी। फिर यहाँ पे सेकंड एग्जांपल से समझते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पर हम e की पावर जेड अपॉन जेड की पावर 3 ले लिया। तो इसका भी हमें क्या लिखना है, इनफाइनाइट सीरीज लिखना है। अगर आपको इनफाइनाइट सीरीज आती है तो इनफाइनाइट सीरीज से आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपको इनफाइनाइट सीरीज नहीं आती है तो आपको ये मेथड लगाना पड़ेगा, लिमिट वाला। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर इसकी सीरीज लिख लेते हैं। तो सीरीज लिखेंगे, सीरीज के अंदर जेड की पावर 3 से डिवाइड करेंगे उस सीरीज को, तो हमें ये मिलेगा। यहाँ पर इसकी सीरीज आप लिख देना, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। तो इस सीरीज के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ से लेकर आगे तक जेड की पावर पॉजिटिव आएगी। यहाँ पे इसके अंदर तो जेड की पावर कुछ है ही नहीं, तो इसको तो इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ से लेकर जेड की पावर 1, जेड की पावर 2, इस तरह से यहाँ पे क्या आ रही है, पॉजिटिव आएगी। लेकिन यहाँ पे इतने पदों के अंदर जेड की पावर क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो इन पदों में नेगेटिव आ रही है और ये पदों की संख्या क्या है, फिक्स है, फाइनाइट नंबर है। यानी कि m का मान यहाँ पे 3 आ रहा है, यानी कि 3 पद है। यहाँ पे कितने पद है, यहाँ पे 3 पद है। तो 3 पद है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पे, पोल। यानी कि z इक्वल टू 0 कौन सा पद है, z इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो z इक्वल टू 0 इसका क्या है, पोल है। कौन सा पोल है, थर्ड, यानी कि थर्ड ऑर्डर का पोल है। यहाँ पे आप देख सकते हो एम ऑर्डर बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे 3 है तो थर्ड ऑर्डर बोलेंगे इसको। तो ये क्या है, थर्ड ऑर्डर का पोल है यहाँ पर। तो आप समझ सकते हो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये थर्ड ऑर्डर का पोल हो जाएगा है। तो इस तरह से हम पोल को चेक करते हैं। तो ये तो हो गया पोल। अब पोल के आगे भी हम एक टाइप और है, तो ये होता है इसेंशियल टाइप। तो इस टाइप के अंदर हमारे पास क्या होता है कि z इक्वल टू ए, z इक्वल टू ए के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये जो पॉइंट है z इक्वल टू ए, इस पे ये जो प्रिंसिपल पार्ट है ये इनफाइनाइट पद विद्यमान होते हैं। यानी कि ये जो प्रिंसिपल पार्ट है इसके अनंत पद विद्यमान होते हैं। यानी कि इसके b1 b2 b3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक सभी पद इसके विद्यमान होंगे।
तो विद्यमान होंगे तो उसको हम इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। इसके अंदर क्या हो जाएगा कि इसको यदि हमें चेक करना है तो दो टाइप है चेक करने के, या तो हम लिमिट निकाल सकते हैं। लिमिट यदि हम ज्ञात करेंगे तो विद्यमान नहीं होगी, इसकी जो लिमिट है वो विद्यमान नहीं होगी। यह दूसरा तरीका क्या है कि हम इसका जो सीरीज है वो सीरीज लिख ले और उसको अंदर हम चेक कर लें कि जेड के कितने पद किस तरह से आ रहे हैं। और एक तरीका और है इसको चेक करने के कि ये जो फंक्शन ऑफ जेड है उसका हम जीरो ज्ञात करें। जीरो ज्ञात करने के बाद उसका लिमिट पॉइंट ज्ञात कर लें, तो वो जो लिमिट पॉइंट आएगा उसको एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। तो अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं अलग अलग एग्जाम्पल से। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 से समझते हैं। तो यहाँ पे e की पावर 1/z है, e की पावर 1/z। अगर हम इसकी सीरीज लिखेंगे तो ये सीरीज आएगी। इस सीरीज के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे z की पावर नेगेटिव है, फिर z की पावर -2 आ रहा है, z की पावर -3 आ रहा है, और इस तरह से जाता ही जा रहा है इनफाइनाइट तक। यानी कि z की इनफाइनाइट पावर यहाँ पे माइनस में आएगी। सभी पावर क्या आ रही है? माइनस में आ रही है। और कितनी बार आएगी? इनफाइनाइट बार आएगी। यानी कि ये श्रेणी इनफाइनाइट तक नेगेटिव की घात में आएगी। तो इसका मतलब ये क्या है? इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। लिमिट विधि से यदि हम चेक करना चाहिए तो अगर इस फंक्शन का यदि हम लिमिट लेंगे तो यहाँ पे देखो z क्या होता है? x प्लस आयोटा वाई। तो z का मान मैंने यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई लिख दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी लिमिट हमें किस पॉइंट पे चेक करना है जिस पे ये अपरिभाषित होगा। तो यहाँ पे z का मान यदि हम 0 रखेंगे तो z का मान 0 रखेंगे तो e की पावर इनफाइनाइट आएगी। e की पावर इनफाइनाइट आएगी तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? इनफाइनाइट मिलेगा। यानी कि यहाँ पर हमारे पास विश्लेषित नहीं है, तो z इक्वल टू 0 पे विश्लेषित नहीं है। तो z इक्वल टू 0 पर हम इसकी लिमिट लेंगे। तो लिमिट लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इसको सोल्व करना है। अब यहाँ पे हमने पथ क्या ले लिया? y इक्वल टू 0 हमने यहाँ पे ले लिया। y इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ पे y का मान तो 0 हो जाएगा, तो 1 e की पावर 1/x बचेगा। तो e की पावर 1/x बचेगा। और यहाँ पे भी देखो z क्या होता है? x प्लस आयोटा वाई। तो y 0 हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? केवल x बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास इस लिमिट को सोल्व करना है। अब हमें इस लिमिट के अंदर हमारे पास राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करना है। तो राइट हैंड लिमिट के अंदर हम क्या करेंगे? r ये देखो 0 प्लस आएगा यहाँ पर। क्या राइट हैंड लिमिट कर रहे हैं, लिमिट निकालना आपको आता होगा। तो यहाँ पे 0 प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/h आ जाएगा। तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? यहाँ पे इनफाइनाइट। लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर माइनस में आएगा, तो e की पावर 1/-h। तो यहाँ पे e की पावर क्या हो जाएगा? माइनस के इनफाइनाइट। और e की पावर माइनस इनफाइनाइट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइट हैंड लिमिट तो इनफाइनाइट आ रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रही है। तो आप जानते हो कि 0 कभी भी इनफाइनाइट के बराबर नहीं होता। ये दोनों बराबर नहीं है तो इसकी लिमिट विद्यमान नहीं है। अब ये जो लास्ट पॉइंट बचा हुआ है लिमिट पॉइंट वाला, ये जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, इसको भी हम समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये हमने यहाँ पे ये जो लास्ट पॉइंट था उसको हम इस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि फंक्शन ऑफ जेड है वो साइन 1/z हमने यहाँ पे ले लिया। ये हमारा क्वेश्चन। अब हमें यहाँ पे इसको चेक करना है कि इसका जो एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है वो कौन सा है, ये चेक करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका जीरो ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करना है? हमें जीरो ज्ञात करना है। यहाँ पे भी लिखा हमने जीरो ज्ञात करना। जीरो ज्ञात करने का मतलब है जैसे कि यहाँ पे फंक्शन ऑफ जेड इक्वल टू 1 + z ले लिया हमने। इसका जीरो क्या है? इसका जीरो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको जीरो के बराबर लगाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे z का मान क्या रहा? -1। तो -1 इसका क्या है? 0। उसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे, इसको जीरो के बराबर लगाएंगे। तो साइन 1/z इक्वल टू 0 कर दिया हमने। तो यहाँ से अब z का मान जो आएगा वो क्या कहलाएगा? इसका जीरो कहलाएगा। तो जीरो कब होगा? 1/z का मान n π होगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे z का मान हमें क्या मिला? 1/n π। तो इस पॉइंट पे ये क्या है? जीरो है। z का जो ये मान आ रहा है ये क्या है? इसके जीरो है। यहाँ पे n का मान हम अलग अलग पुट करते जाएंगे और हमें इसके जीरो मिलते जाएंगे। अब ये जो है इसका हमें क्या करना है? लिमिट पॉइंट लेना है। लिमिट पॉइंट का मतलब क्या होता है? हमें लिमिट लेना है इनफाइनाइट पे। तो हमने यहाँ पे n इक्वल टू इनफाइनाइट पे इसकी लिमिट ले ली। तो लिमिट यहाँ पे देखो, जैसे हम इसकी लिमिट लेंगे तो 1/∞ आएगा। 1/∞ क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो गया हमारे पास यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जीरो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे जीरो हमारा इसका एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रेगुलर पॉइंट समझा, फिर यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट समझा, फिर
आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट समझा, और आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट के 3 टाइप थे। तीनों टाइप हमने यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे समझे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी क्लास के साथ इस वीडियो को। और आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ये मेरे दोनों अकाउंट है इंस्टाग्राम के, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।